लिखो हेडिंग, हेडिंग लिखो, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 है आई थिंक, 12 है, एनसीईआरटी। इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। लिखा हेडिंग, हो गया। देखो सही मायने में देखा जाए ना तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जितना बड़ा चैप्टर है ना उसका 11th में सिर्फ इंट्रोडक्शन ही है, जैसा नाम है बस उतना ही हमारा कंटेंट है 11th में, ठीक है। एक्चुअली ये 3D ज्योमेट्री जो है ना 12th का चैप्टर है। आप लोगों ने वेक्टर सुना होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा। तो वेक्टर के बाद 3D आता है। वेक्टर में हालांकि 3D पढ़ा दिया जाता है बट वेक्टर के बाद 3D आता है 12th में। ये कंबाइंड चैप्टर होते हैं, वेक्टर और 3D एक साथ, ठीक है। लेकिन इंट्रोडक्शन टू 3D हम 11th में ही पढ़ के चले जाते हैं ताकि वहाँ पे हमें इंट्रोडक्शन ना पढ़ना पड़े। वहाँ पे हम लोग फिर आगे की चीज़ें पढ़ते हैं जो बिल्कुल एकदम 12th लेवल में काम आती है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन हेडिंग डालेंगे। इंट्रोडक्शन हेडिंग डालने से पहले एक छोटी सी बात लिखेंगे 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस, 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस म्यूचुअली कर लेना चाहो तो। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस आर कॉल्ड 3D एक्सिस, ठीक है। देखो हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा है 11th के अंदर, पॉइंट हम पढ़ गए हैं। पॉइंट में हम लोग 2 एक्सिस पढ़ते हैं, कौन कौन सी? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दिख रही है आपको? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम ऐसे बोर्ड पे बना भी सकते हैं, दिख रही है, बना दिया मैंने, ठीक है ना। लेकिन ये तो हो गया 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम कितनी एक्सिस पढ़ते हैं? 2 एक्सिस पढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो यहाँ पे एक नई एक्सिस और इंट्रोड्यूस हो जाती है। जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ अब नई तीसरी एक्सिस कौन सी आ जाएगी? जेड एक्सिस। और जेड एक्सिस किधर होती है? बाहर की तरफ। किधर होती है? क्या मैं इसको बोर्ड पे बना पाऊंगा? नहीं ना, लेकिन मैं बनाने की कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन हेडिंग रहेगी हमारी। देखेंगे मैं पहली एक्सिस ऐसे बना रहा हूँ, कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ। कोशिश करना समझने की कि हाँ मैंने थोड़ी कोशिश जरूर की है बनाने की इसको, ठीक है। ये तो मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। अब जो जेड एक्सिस है ना मेरी, वो बाहर की तरफ है। इसको मैं बोर्ड पे थोड़ा बाहर ना बना करके, क्योंकि बाहर मेरे लिए मार्कर चलाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इंक्लाइन बना रहा हूँ। किधर बना रहा हूँ? इंक्लाइन। ये जेड एक्सिस हो जाएगा। आप थोड़ा पीछे बैठे हो, आपको दिख रहा होगा कि इसको अगर आप इमेजिन करो कि ये स्पेस ही एक तरीके से देखा जाए तो जो स्पेस यहाँ पे बाहर है, यहाँ पे मैंने हाथ में लिया था ना अभी, ये बिल्कुल उठा के मैंने बोर्ड पे रखा हुआ है, तो ये जेड एक्सिस बाहर की तरफ बनी हुई, ठीक है। थोड़ा और चाहो तो इसको इंक्लाइन बना लो, थोड़ा और फील आएगा आपको कि हाँ ये जेड एक्सिस है इस तरीके से। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? तो पहली बात तो ये कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में अंतर क्या है? वहाँ पे कितनी कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है और यहाँ पे कितनी होती है? तीसरी एक्सिस का नाम क्या है? कहाँ होती है वो? कुछ बुक्स वाले ये इसको एक्स एक्सिस, इसको बाहर वाले को वाई, इसको जेड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें ये पता है कि 3 एक्सिस में एक एक्सिस हमेशा बाहर की तरफ होती, और तीनों ही एक्सिस अपने आप में, देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल हमेशा कितना होता था? 90। और ये अगर जेड ऐसे बना दोगे तो अभी भी तीनों के बीच का एंगल आप देखो ये एंगल 90, ये एंगल और ये वाला एंगल दिख रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो तीनों कैसी है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली मतलब आपस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर, यानी अगर एक्स परपेंडिकुलर है वाई के तो वाई जेड के तो जेड एक्स के। समझ में आ रहा है? तीनों ही एक दूसरे के कैसी है? परपेंडिकुलर एक्सिस है। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। लेकिन अब देखो एक्सिस सिर्फ ऐसे नहीं बनती है। एक्सिस कैसे बनती है? जैसे आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हो तो वो देखा जाए तो ओरिजिनली ऐसे बनती है, जितना एक्स इधर ओरिजिन के, ये ओरिजिन होता है तीनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। अभी भी ये ओरिजिन है। देखो जितना ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओरिजिन है, जितना एक्स इधर होता था उतना एक्स इधर भी तो होता था। याद करो, ओरिजिन से इधर पॉजिटिव एक्स और इधर
ऐसे ऊपर y पॉजिटिव, नीचे। अब देखो ये तीसरी जो एक्सिस है ना, ये कुछ इस तरीके से, इस तरीके से दिख रहा है आपको, दिख रहा है। बाहर की तरफ जो z निकल रहा है ना वो कैसा है, पॉजिटिव, और पीछे की तरफ जो z निकल रहा है वो दिख रहा है। समझ में आ रहा है। तो इसको एक्चुअली ऐसे बनाने के बाद कुछ ऐसे भी बनाया जाता है, ठीक है। ये ओरिजिन है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस जितनी इधर है उतनी मैंने इधर भी बना दी, कोई दिक्कत इसमें। इसको एक्स डैश नाम दे दिया। वाई एक्सिस जितनी ऊपर है उतनी मैंने नीचे भी बना दी, ठीक है। इसको वाई डैश नाम दे दिया, और ये पीछे की तरफ चली जाएगी जेड डैश। फील कर पा रहे हो आप, फील कर पा रहे हो, ठीक है। इसको उठा के जब बाहर लोगे तो कुछ इसी तरह का शेप बनेगा। किस तरह का शेप बनेगा, इस तरह का, जो मैं बार बार अभी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये इस तरीके का शेप दिख रहा है ना, बोलो। ओके, ये कौन है, दिस इज ओरिजिन। अभी कोऑर्डिनेट में मैं नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल इतनी ही बातें हमने की है। इसको अच्छे से बनाओ डायग्राम। देखो यहाँ पे लिखेंगे, रिमार्क करके लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। रिमार्क्स, ठीक है ना। देखो ये यहाँ पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसका नाम है एक्स ओ एक्स डैश। इसको एक्स एक्सिस तो बोलते ही हैं, लेकिन हमारी बुक में इसको हम एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, ये कैपिटल में लिखा है पूरा ना, एक्स ओ एक्स डैश। इसको हम पूरे को एक्स एक्सिस कहेंगे, क्या कहेंगे, कोई इसमें दिक्कत किसी को नहीं। सिमिलरली वाई ओ वाई डैश क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। सिमिलरली जेड ओ जेड डैश क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है किसी को नहीं, बहुत धीरे चल रहा हूँ अभी मैं फिलहाल, ठीक है ना। ओके, अब देखो क्या होता है ना कि ये जो एक्सिस होती है ना, एक्सिस ये क्या करती है, जो हमारे प्लेन समझते हो आप, प्लेन। जैसे हम लोग 2D में, मैं ना हर चीज़ को 2D से कंपेयर कर रहा हूँ ताकि आपको आसान लगे। जैसे हमारे लिए 2D में ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनती थी ना, तो ये 2D में जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, ये एक्चुअली बोर्ड पे बना दी मैंने। किस पे बना दी, बोर्ड पे। ये बोर्ड जो है ना एक प्लेन का काम कर रहा है। प्लेन क्या आता है, एक मतलब फ्लैट सरफेस को प्लेन कहते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन ही यही है कि फ्लैट सरफेस जो बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स को कैरी करता है अपने अंदर, ठीक है ना, उसको हम क्या कहेंगे, प्लेन कहेंगे, ठीक है ना। तो अब हर चीज़ प्लेन है। जैसे ये अगर कमरे में हम बैठे हैं तो इसकी हर जो दीवार है ना वो क्या है, प्लेन का काम कर रही है, ठीक है। क्योंकि हर एक सरफेस है, ये नीचे प्लेन है, वो साइड में प्लेन है, ये भी प्लेन है, वो भी प्लेन है, ठीक है ना। तो ये 2D ज्योमेट्री में क्या होता था कि कोऑर्डिनेट एक्सिस एक प्लेन को, क्या बोल रहा हूँ मैं, एक प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दी। कितने क्वाड्रेंट में, 4 क्वाड्रेंट। पढ़ा है हमने, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था, ये सेकेंड, ये थर्ड, सही है ना, और ये फोर्थ, ठीक है। यहाँ पे प्लेन का डिवीजन हो रहा है। और अब हम क्या कर रहे हैं, 3D ज्योमेट्री में तीनों एक्सिस को कहाँ लेके चल रहे हैं, स्पेस में। कहाँ लेके चल रहे हैं, स्पेस में, है ना। स्पेस में जा रहे हो तभी 3 डायमेंशनल हो रहा है आपका, वरना अगर आप प्लेन में खड़े होंगे तो 2 डायमेंशनली खड़े होंगे, आप 2 ही डायरेक्शन में काम कर पा रहे हो। लेकिन जैसे ही आप हवा में आओगे, स्पेस में आओगे, तो आपके पास 3 डायमेंशनल रहेंगी, ठीक है। तो देखो 3D ज्योमेट्री में क्या हो रहा है कि ये जितनी भी एक्सिस है ना, ये प्लेन का फॉर्मेशन कर रही। किसका फॉर्मेशन कर रही, प्लेन का। जैसे कैसे, प्लेन हमेशा एक्सिस की हेल्प से बनते हैं। किसकी हेल्प से, एक्सिस की हेल्प से। तो देखो ये एक्स एक्सिस का इतना सा टुकड़ा और वाई एक्सिस का ये वाला टुकड़ा मिलकर के एक प्लेन बना रहे। दिख रहा है आपको ये वाला प्लेन, दिख रहा है क्या, ठीक है ना। सिमिलरली वाई का जेड के साथ एक प्लेन बन रहा है, वो ये वाला प्लेन बनेगा इस साइड। इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन। मैं कोशिश करूँगा समझाने की कि देखो मैं सिर्फ ये 3 एक्सिस बाहर वाली ले रहा हूँ, पॉजिटिव पॉजिटिव ना, पॉजिटिव 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 वाले। तो देखो पहला प्लेन आपको दिख रहा होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो पहला प्लेन आपको ये दिख रहा है, दिख रहा है क्या, ये एक्स और वाई से मिलके बन रहा है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, इसको एक्स वाई प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं, दिस इज एक्स वाई प्लेन। अच्छा, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो ये वाला जो प्लेन है ना, इसको वाई जेड प्लेन कहेंगे। दिख रहा है आपको, ठीक है। अच्छा, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, ये वाला प्लेन को हम क्या कहेंगे, एक्स जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन कहेंगे। तो 3 प्लेन दिखा दिए मैंने। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो अगर ये एक्सिस इधर बढ़ेगी, जैसे ही ये एक्सिस यहाँ से इधर आएगी ना, तो आपको एक प्लेन उधर दिख रहा होगा, एक्स डैश जेड प्लेन। दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है ना। सिमिलरली ये वाई एक्सिस नीचे भी है, तो जैसे ही नीचे जाएगी, ये इधर तो है ही, ये जैसे ही वाई एक्सिस नीचे जाएगी आपको 2 प्लेन और दिखेंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है ना। इस तरीके से प्लेन गिनेंगे हम लोग, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो ये सारे प्लेन बन रहे हैं, ठीक है। तो
आई थिंक रिमार्क में ये पॉइंट नंबर 1 डाल देना, ये वाला पॉइंट नंबर 1 डाल देना, ठीक है। और पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे सब लोग, पॉइंट नंबर 2 लिखें। कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस, कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस into 8 octants, ठीक है। हालांकि ये बाद वाला पॉइंट मैंने अभी लिखा दिया, बट फिर भी कोई बात नहीं, 8 octants। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे, पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे इन 3D यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इन 3D ज्योमेट्री some planes are made by axis, some planes are made by axis which are following below, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 3 है अपना, ठीक है। अब कौन कौन से प्लेन बन रहे हैं, थोड़ा सा 2-4 के नाम लिख लेते हैं। तो देखो, एक तो आपके पास XY प्लेन बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना, बोलो। ये कौन सी 2 एक्सिस से मिलके बन रहा है, जो इसमें लिखे हैं उन्हीं से ना, X एक्सिस और Y एक्सिस। इसको XY प्लेन को ना कुछ बुक्स वाले XOY प्लेन भी कहते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं यार समझ में? अरे ये आपका जो XY प्लेन था ना, ये XY प्लेन, ये X और Y वाला प्लेन, इसमें ओरिजिन भी तो शामिल है, तो XOY प्लेन बोलते हैं इसको कुछ लोग, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही फिर एक आपका YZ प्लेन बनेगा, बोलो। इसको कुछ लोग YOZ प्लेन भी कहते हैं। ओरिजिन हमेशा बीच में रहेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। आप इसको YOZ बोल दो या फिर ZOY बोल दो, लेकिन ओरिजिन को हमेशा बीच में ही रख के बोलेंगे। ऐसे ही इसी तरीके से ZX प्लेन बनेगा। क्या बनेगा? ZX प्लेन। इसको कुछ लोग ZOX प्लेन भी कहते हैं, कोई दिक्कत इसमें? ये सारे प्लेन बना रहे हैं, ठीक है ना। ये प्लेन वाला पॉइंट समझने के बाद ये वाला पॉइंट समझ में आएगा, ठीक है। अभी मैं सिखाऊंगा तुमको। इसके अलावा अगर आप देखो और कौन कौन से प्लेन बन रहे हैं, आपका एक ये वाला प्लेन बन रहा है, आई थिंक XY प्लेन बन रहा है, फिर XZ प्लेन बनेगा। समझ में आ रहा है? फील करना पड़ेगा थोड़ा आपको। तो क्या क्या बन रहा है? XY प्लेन बन रहा है, फिर ऐसे ही XZ बन रहा है, सही है क्या? फिर आपका ZY बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ZY, फिर YX बन रहा है, एंड सो ऑन। समझ में आ गया है ना। अब आप टोटल काउंट कर लेना, आई थिंक 12 के आसपास प्लेन बनेंगे, टोटल 12 प्लेन्स बनेंगे। आप एक बार काउंट करना, ये आपका छोटा सा होमवर्क है, ठीक है। काउंट करना घर पे आराम से इस तरीके से, ठीक है। अब तुम कलाकार तो हो ही, दिवाली के फुलझड़ी के तार आते हैं ना, 3 तार उठाना, रखे होंगे घर में। फुलझड़ी जला के हम तो रख लेते हैं, क्योंकि वो तार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं। फेंक दिए, कोई बात नहीं। तो 3 स्टिक उठा लेना, या 3 ऐसे आपके जो खाली हो चुके हैं पेन वो उठा लेना। फेविक्विक उठाना, तीनों पेनों को इस तरीके से ज्वाइन करके लेके आना कल, ठीक है। इस तरीके से कैसे ज्वाइन करोगे? ऐसे क्रॉसली, ताकि आपको तीनों एक्सिस दिखे। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो मैं पॉइंट नंबर 2 पे वापस आ रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, मैं पेन में दिखाऊँगा ना, क्योंकि मार्कर थोड़े से मोटे हैं तो समझाना थोड़ा सा टफ है मेरे लिए, पकड़ना उसको थोड़ा टफ है। ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई, दिख रही है आपको, है ना। ये इसको थोड़ा नीचे ले ले, दिख रहा है ना। अब ये प्रॉपर है मेरे हाथ में पूरी कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब बहुत ध्यान से सुनना, ये कौन है? ओरिजिन। ये पॉइंट है ओरिजिन, सारी एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। मेरी तरफ से नहीं, आपकी तरफ से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उधर से मैं समझ रहा हूँ कि मैं उधर से ही बैठ के बताना, वैसे मेरे को ऐसे खड़ा होना चाहिए, बट ठीक है। देखो, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, पॉजिटिव जेड, नेगेटिव जेड, ठीक है। ये जितने भी एक्सिस से जितने भी प्लेन बन रहे हैं हमारे, ये प्लेन क्या कर रहे हैं? पॉइंट नंबर 2 पढ़ो आप। ये क्या कर रहे हैं? 8 ऑक्टेंट्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ऑक्टेंट्स। अब देखो ऑक्टेंट्स क्या होता है, जैसे क्वाड्रेंट होता है ना, ऐसे इसमें ऑक्टेंट्स होता है। तो देखो ये मेरे हाथ में जो बक्सा है ना, ये एक्चुअली देखा जाए तो ऑक्टेंट का काम कर रहा है। तो देखो इसको मैं जब यहाँ रखूँगा, दिख रहा है आपको, तो ये 3 एक्सिस को एक साथ कैरी कर रहा है, एक्स, वाई और बाहर वाली जेड को, दिख रहा है। तो ये एक ऑक्टेंट हो गया। फिर ये कौन है? दूसरा ऑक्टेंट है, ये नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव जेड को रख रहा है। फिर 3 दिख रहा है, ये 3 वाला नीचे, इसमें पॉजिटिव जेड, नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव वाई मिल के बन रहा है ना, बाहर ही खड़े रहो। और इसके अलावा 4th नंबर पे ये वाला
कितने हो गए, वापस से 1 2 3, बाहर वाला 3 और ये 4, ऐसे ही 4 पीछे बनेंगे। 1 दिख रहा है आपको, ये वाला 1 2 2, फिर ऐसे नीचे वाला तीसरा और ये इधर वाला 4th नंबर पे दिख रहा है आपको। अब मैं इसको नहीं फिट कर पा रहा हूँ, आ रहा है समझ में? ठीक है, तो कितने ऑक्टेन बन रहे हैं, 8 ऑक्टेन बन रहे हैं, और हर एक ऑक्टेन में कितनी एक्सिस इस्तेमाल हो रही है, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, तो इस बात को लिखेंगे, ये वाली बात लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस। अब अगेन ध्यान से सुनना और समझना कि हम किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की कहाँ बात कर रहे हैं, वो सुनना। हालांकि हमने हेडिंग लिखा है कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस, बट मैं स्पेस में जाने से पहले उस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्सिस पे भी बताऊंगा और प्लेन में भी बताऊंगा, नहीं तो पहुंच ही नहीं पाएंगे हम लोग स्पेस में, नहीं आ समझ में? ठीक है, तो देखो ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, बोलो। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और इसमें आपको क्या करना है, ये आपका ओरिजिन है, ये क्या है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं, 0,0 क्योंकि अब z एक्सिस भी इंट्रोड्यूस हो गई ना, तो 0,0,0। अब समझ जाओ कि x y z कॉमा लगा लगा के 3 बार लिखना है। ठीक है, तो इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आप एक पॉइंट है जो स्पेस में, कहाँ पर है, स्पेस में। अब वो पॉइंट में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखो ये वो पॉइंट है, दिख रहा है आपको, ये वो पॉइंट है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे, तो मैं कैसे चलूंगा, ओरिजिन से पहले मैं x एक्सिस पे x डिस्टेंस चलूंगा, फिर y एक्सिस के पैरेलल में y डिस्टेंस चलूंगा, ये इधर है थोड़ा इंक्लाइंड है। ठीक है, ऐसे चला, फिर देखो दिख रहा है आपको, ऐसे चला, फिर मैं ऐसे चलूंगा, और फिर मैं ऐसे चलूंगा, समझ में आ रहा है? यानी कि अगर मैं ओरिजिन से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना चाहता हूँ, ये आपका पॉइंट है, ये फैन का दिख रहा है गोल गोल, इस पॉइंट पे जाना है, तो ओरिजिन से आप पहले ऐसे चलोगे, यहाँ तक पहुँच गए, फिर आप इस प्लेन में ऐसे चलोगे, यहाँ पहुँच गए, ऊपर तक पहुँच गए, फिर वहाँ से परपेंडिकुलरली ऐसे चलोगे, आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, तब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे। चीज़ में बनाने की कोशिश करो, चालू करो। देखो ये हालांकि ऊपर वाला पोर्शन हटा देना था, बट फिर भी कोई बात नहीं। देखो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस मैं बना रहा हूँ फिर से कुछ इस तरीके से x y और z, इसमें कोई दिक्कत? और ये कौन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0,0। सेल्फ अंडरस्टूड है कि अब हम z भी पढ़ रहे हैं, इसलिए 0 0 0। ठीक है, कोई इश्यू इसमें नहीं। उस तरफ बैठ जाओ, वहाँ पे उसको दिखे नहीं का पीछे से, बैग रहने तो बुक्स ले जाओ, हो गया। देखो इधर, इसको ओरिजिन को हम ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब देखो आप ओरिजिन से x एक्सिस के अलोंग चल रहे हो, कितनी डिस्टेंस चल रहे हो, मैंने मान लिया कि आप x डिस्टेंस चल रहे हो, स्मॉल x, ठीक है। तो आप यहाँ इस पॉइंट पर आ गए, ठीक है। इस पॉइंट का नाम मैंने a दे दिया, क्या दे दिया, ठीक है। फिर आप अब एक्स वाई प्लेन में चल रहे हो, कहाँ चल रहे हो, एक्स वाई प्लेन में। तो एक्स वाई प्लेन में आप ऐसे चलोगे, ऐसे चलने के बाद ये आप इस तरीके से चल दिए, यानी कि वाई एक्सिस के पैरेलल चल रहे हो। क्या चल रहे हो, वाई एक्सिस के पैरेलल चल रहे हो ना, वाई एक्सिस के पैरेलल। कितनी डिस्टेंस चल रहे हो, जस्ट सपोज कि आप वाई डिस्टेंस चल रहे हो, कितनी, स्मॉल वाई, ठीक है। फिर यहाँ से आप बाहर की तरफ, किधर, बाहर की तरफ। अब बाहर तो बनाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं यहाँ से बाहर को इंक्लाइन दिखाऊंगा इस तरीके से, जेड एक्सिस के अलोंग जेड डिस्टेंस चले, सपोज ये जेड डिस्टेंस है, और आप इस पॉइंट पर आ गए। किस पॉइंट पर आ गए, इस पॉइंट पर। इसका नाम मैंने पी दे दिया, क्या नाम दे दिया, पी, ठीक है ना। तो आप देखो पी पॉइंट पे कैसे पहुंच रहे हो, पहले एक्स चले तो पी पॉइंट का पहला कोऑर्डिनेट तो एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स डिस्टेंस चले हो। फिर आप ऐसे वाई चले हो तो दूसरा कोऑर्डिनेट वाई हो जाएगा। फिर ऐसे चल रहे हो जेड, तो तीसरा कोऑर्डिनेट जेड हो जाएगा। तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट इन स्पेस क्या हो जाएंगे, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आप ओरिजिन के रेस्पेक्ट में एक्स एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट डिस्टेंस चले, 1 यूनिट या 1 डिस्टेंस चल रहे हो, फिर y के अलोंग 2 चल रहे हो और z के अलोंग 3 चल रहे हो, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1, 2, 3। आप उल्टा भी सोच सकते हो कि जैसे किसी ने बोला कि 5, 4, 2 पॉइंट दे रखा है, तो आप डिस्टेंस लिख पाओगे 5, 4, 2। समझ में आ रहा है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट इन स्पेस हो गए। लेकिन स्पेस में जाने से पहले आप कैसे चले हो, आप एक्सिस के अलोंग चले हो, कितनी डिस्टेंस चले हो,
x डिस्टेंस चलने पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0, x, 0, x, 0, कौन सी एक्सिस के अलोंग चल रहे हो? x के अलोंग। कितनी डिस्टेंस चल रहे हो? x डिस्टेंस। तो x कोऑर्डिनेट तो x रह जाएगा, लेकिन बाकी की तो 0, 0, क्योंकि y और z के अलोंग हम चल ही नहीं रहे इस पॉइंट के रिगार्डिंग। फिर अगर इस पॉइंट की बात करें, इसको मैं थोड़ी देर के लिए कुछ l नाम दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगर इस पॉइंट की बात करोगे तो इस पॉइंट पे आप कैसे चलते हो? पहले x चले फिर y चले, तो x, y, 0। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब देखो यहाँ से आपके सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अब यहाँ से आने वाले पूरे बोर्ड पे मैं जो बातें लिखूंगा वो ऐसे समझ में आएगी आपको बिल्कुल, कि अगर x एक्सिस का पॉइंट हुआ, क्या बोला मैंने? x एक्सिस का कोई भी पॉइंट हुआ तो उस पर y और z 0 होते हैं हमेशा। समझ में आ रहा है? ठीक है। ऐसे ही अगर y एक्सिस का कोई पॉइंट होता तो उसमें x और z 0 हो जाएगा। ऐसे ही अगर कोई z एक्सिस का पॉइंट होगा तो उसमें x और y 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो ये तो एक्सिस के पॉइंट हो गए जो 2D में भी पढ़ते हैं, हम 3D में भी वही चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अगर प्लेन के पॉइंट की बात करें, जैसे कि XY प्लेन की मैं बात करूं, तो XY प्लेन में z 0 हो जाएगा, खाली x और y 0 नहीं होंगे, सिर्फ z 0 होगा। ऐसे ही अगर YZ प्लेन में कोई पॉइंट होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ऐसे ही अगर ZX प्लेन का कोई पॉइंट होगा तो उसमें y 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? आपकी पहली एक्सरसाइज खत्म हो गई यहीं पे। समझ में आ रहा है? अगर ये बात समझ में आ गई तो क्लियर है क्या? ठीक है। तो ये सारी बातें मैं लिख दूं अब इधर, बोलो। ठीक है। हालांकि इसको लिखने के लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बना दूं क्या? उस डायग्राम से ही आपको समझ में आ जाएगा ना। मैं एक डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप चाहें तो रिमार्क में उस डायग्राम को लिख लेंगे, है ना, समझेंगे। लेकिन पहले रिमार्क्स में मैंने क्या किया, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई फिर से, है ना। मेरा काम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस से ही हो जाएगा पूरे चैप्टर में, इसलिए मैं पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस से ही चलूंगा। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? अगर दिक्कत हो तो बता सकता है कि सर यही क्यों बना रहे हो बार बार, ठीक है ना। देखो ये आपका कौन है? ओरिजिन। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, इस पर एक कलाकारी की, है ना, कलाकृति बना दी। क्या बना दी? कलाकृति। समझते हो तुम? आर्ट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? आर्ट बोलते हैं। मैंने एक आर्ट बनाने की कोशिश की। हालांकि मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, बहुत मतलब बहुत, इतनी ख़राब है कि मैं ड्राइंग में एक बार फेल भी हो चुका हूँ, ठीक है ना। क्या बनाया मैंने पता है? ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मैंने एक 3D स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम है क्यूब। जिसका नाम क्या है? क्यूब। ठीक है। एक सेकेंड, पॉज द वीडियो, क्या ना, अर्जेंट कॉल था इसलिए, ठीक है ना। देखो क्या बनाया था मैंने, ये क्यूब बनाया। क्यूब, अरे क्या 3D कर रहा है, मैंने क्यूब बनाया। क्यूब कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मैंने क्यूब बना दिया। नहीं आया समझ में? इस तरीके से ना, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस पर ये क्यूब है। अब इस क्यूब में आपको पता है, क्यूब जो होता है ना, इसकी सारी साइडें बराबर होती है, क्योंकि ये किससे बनता है पता है? ये स्क्वायर से बनता है। किससे बनता है? ठीक है, स्क्वायर से बनता है। हालांकि यहाँ पे मैं इसको सारी साइड इक्वल ना लेकर के क्यूबॉइड भी बोल सकता हूँ। ये क्यूबॉइड है। ये कौन है? ये क्यूबॉइड का काम कर रहा है। इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग है, तो आई थिंक इसको क्यूबॉइड बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। देखिए ये आपका ओरिजिन होता है 0,0,0, ओ से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ ये वाला जो पॉइंट होगा ये एक्स एक्सिस का पॉइंट होगा, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए ए बोल दिया। इसमें ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस का पॉइंट होगा, इसको मैंने बी नाम दे दिया। ये वाई एक्सिस का पॉइंट नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ये लाइन जो है ना, ये स्पेस में बाहर की तरफ निकली हुई है, ये इस वाई एक्सिस को कट नहीं कर रही है, लेकिन बोर्ड पे मैंने इस तरीके से बनाया तो कट करता हुआ दिख रहा है। दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है? बाहर की तरफ से निकली हुई लाइनें हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर उभरा हुआ है ना, ये स्ट्रक्चर उभरा हुआ है। आपकी वाई एक्सिस इधर है ये, और ये वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन है। लेकिन बोर्ड पे तो मेरे लिए बनाना पॉसिबल नहीं है ना, ऐसा लग रहा है ये इसके साथ चिपकी हुई है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ध्यान रखना, नहीं तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको बी दिखाई देने लगेगा, इसको कुछ नहीं करना है। और ये पॉइंट को मैं थोड़ी देर के लिए सी बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत इसमें नहीं? अच्छा, इस पॉइंट को मैं एल बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? एल, ठीक है। इस पॉइंट को मैं एम बोल रहा हूँ, और ये वाले पॉइंट को मैंने स्मॉल एन बोल दिया, और इस पॉइंट को मैंने पी बोल दिया। पी क्या बोल दिया? पी बोल दिया, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना आप। अगर मैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इधर इतनी एक्स डिस्टेंस चलता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो बताओ इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, 0,0, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं y एक्सिस के अलोंग y डिस्टेंस चलता हूँ, ठीक है ना, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,y, 0, कोई दिक्कत इसमें। और अगर मैं ये वाली डिस्टेंस, ये वाली
जेड चलता हूँ, स्मॉल जेड, तो ये सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, कोई दिक्कत इसमें? ये एक्सिस के पॉइंट है, इसलिए इसमें जैसे एक्स एक्सिस का पॉइंट है तो वाई और जेड जीरो, वाई एक्सिस का पॉइंट है तो एक्स और जेड जीरो, जेड एक्सिस का पॉइंट है तो एक्स और वाई जीरो हो जाएंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं? बढ़िया। अब देखो ये जो एल पॉइंट है ना, एल पॉइंट ये प्लेन का पॉइंट है। किसका पॉइंट है? प्लेन का। ये पी पॉइंट प्लेन का नहीं है। देखो इसको इमेजिन करो, देखो ये आपका यहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कैसे समझाऊँ मैं इसमें, ये आपका पी पॉइंट है, नहीं आया समझ में, ये पी पॉइंट है, ठीक है। कैसे समझाऊँ, देखो यहाँ पे समझो आप, वो ओरिजिन, यहाँ पे ये ए पॉइंट है, ये वाला ए पॉइंट, ठीक है, और ये यहाँ पे ऊपर कहीं भी ले लो, ये पॉइंट जो है ना ये एल पॉइंट है, आ रहा है समझ में, और ये पी पॉइंट जो है ना ये पी पॉइंट वहाँ पे। लेकिन अगेन 3D बनाना मेरे लिए टफ है, तो मैंने उसको पी को भी इस तरीके से दिखाया, लग तो ऐसा रहा होगा अच्छा ये भी प्लेन में ही है, प्लेन में नहीं जबकि ये स्पेस में, समझ में आ रहा है? डिफरेंशिएट कर रहे हो ना। तो अगर मैं इस एल की बात करूँ तो ये एक्स वाई प्लेन का पॉइंट है, एम कहाँ का पॉइंट है? वाई जेड प्लेन का पॉइंट है, और एन कहाँ का पॉइंट है? एक्स जेड का है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट देखो, एल के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो, कैसे पता चला? आप एक्स चले फिर ऐसे वाई चले, देखो ये वाई के पैरेलल वाई चल रहे हो, समझ में आ रहा है? ठीक है। और अगर मैं एम की बात करूँ तो एम के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? जीरो कॉमा वाई कॉमा, बहुत बढ़िया, स्मॉल में है ना सब कुछ, और एन के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा जीरो कॉमा जेड, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और अगर पी पॉइंट की बात करें एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, सारे ही कोऑर्डिनेट हमने डिसाइड कर दिए, ठीक है क्या? ठीक है। तो ये वाली बातें थ्योरेटिकली लिखाऊं या आप समझ गए? समझ गए ना, कि लिखने से कोई मतलब नहीं, रटना तो है नहीं हमें, हमें तो इसे समझ के काम करना है, आ रहा है समझ में? जैसे अब आप देखो आपकी एक्सरसाइज 12.1 का पहला ही क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, वो निकालो, एनसीईआरटी कहाँ है तुम्हारी? उसके पास है, शेयर करो। 12.271 पे जल्दी से पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन कह रहा है अ पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट? 0 एंड 0, खत्म क्वेश्चन, आया समझ में? सेकेंड, अ पॉइंट इज इन एक्स जेड प्लेन, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स वाई कोऑर्डिनेट? वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0, क्योंकि एक्स जेड प्लेन का पॉइंट है। आप देखो आराम से, एक्स जेड प्लेन में ये वाला पॉइंट है आपका, समझ में आ रहा है? तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए अभी थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 वो कह रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स, द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन अ प्लेन हुज नेम इज एक्स वाई प्लेन। समझ में आ रहा है? एक्स वाई प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का यूज होकर के बनता है, समझ में आ रहा है? अगला है द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म एक्स कॉमा वाई कॉमा 0। एक्स वाई प्लेन के पूछा है उसने कोऑर्डिनेट, एक्स वाई प्लेन में एक्स कॉमा वाई कॉमा 0, एल के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। लास्ट क्या है? कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू 8 ऑक्टेंट्स। ये बॉक्स याद करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। इसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 पे हम बात करेंगे, तो उसके लिए सिर्फ 2 मिनट लगेंगे मुझे। ये बोर्ड हटा के एक बात और लिखनी है, ठीक है? इसको कॉपी करेंगे सब लोग। अब देखेंगे, इसको रिमार्क 1 कर देना, ये वाले फोटो को, और ये रिमार्क नंबर 2 में आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 जो अभी होल्ड पे रखा था ना, वो इससे पूरा बन जाएगा। देखो ये बहुत इजी है, वैसे तो हम जानते ही हैं। क्या जानते हैं हम लोग? लिख लिया क्या इसको? कि अभी भी लिख रहे हो? 2 मिनट समझ लो फिर लिख लेना। जैसे हम जानते हैं ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये ओरिजिन, इधर पॉजिटिव एक्स, इधर नेगेटिव एक्स, इधर पॉजिटिव वाई, नीचे इधर पॉजिटिव, पीछे नेगेटिव जेड। तो अगर मैं फर्स्ट ऑक्टेंट की बात करूँ, जो 8 ऑक्टेंट है ना, हर एक ऑक्टेंट में 3 एक्सिस का इस्तेमाल है, लेकिन वो 3 एक्सिस में कौन सी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव रहेंगी उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो अगर फर्स्ट ऑक्टेंट की बात करें तो एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव। देखो एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव, इसका मतलब फर्स्ट ऑक्टेंट आपका इधर होगा। फर्स्ट ऑक्टेंट किधर होगा? इधर होगा। सही है क्या? ठीक है, तो समझने में नहीं? देखो रुको, ये फर्स्ट हो गया। अब देखो सेकंड किधर होगा? देखो साइन कन्वेंशन देखो, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव, यानी सेकंड इधर होगा। फर्स्ट सेकंड ऊपर ऊपर, आगे की तरफ ऊपर ऊपर। फिर थर्ड किधर होगा? थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, जेड पॉजिटिव, यानी थर्ड इधर होगा नीचे, आगे की तरफ नीचे वाला। समझ में आ रहा है? तो फोर्थ इधर हो जाएगा। फिर देखो इसमें क्या क्या आ रहा है फोर्थ में, प्लस माइनस प्लस, एक्स पॉजिटिव, वाई नीचे वाला निगेटिव, और जेड आगे वाला, ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स दिख रहा है? देखो ये वाई नेगेटिव इस्तेमाल हो रहा है इधर पीछे, दिख रहा है?
समझ में आ रहा है? तो देखो वापस से नंबरिंग करो, एक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आगे वाला कोई दिक्कत इसमें? 4 ऑक्टेंट हो गए। पांचवे की बात करें, प्लस प्लस माइनस, एक्स पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव और जेड नेगेटिव, यानी ये वाला पीछे की तरफ लेफ्ट में पहला दिख रहा है, पीछे की तरफ लेफ्ट में पहला, फिर ये वाला होगा आई थिंक, देखो इसमें एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव और जेड नेगेटिव, ये रहा 6, नहीं फिफ्थ, नहीं किसकी बात कर रहा हूँ, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, जेड नेगेटिव, सही है ना? सही बोला ना मैं? एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, जेड, सही है क्या? इसके बाद 7 में नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तीनों नेगेटिव, एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव और जेड भी नेगेटिव, यानी इधर नीचे की तरफ वाला, यानी देखो वापस से 4, नहीं 4 के बाद नहीं, 5, 6, 7, 8, समझ गए नंबरिंग? वो क्वेश्चन कर लोगे आप। अब साइन कन्वेंशन देखना है, क्वाड्रेंट डिसाइड करना है, सही है क्या? ये दिया है, ये बताना है, ठीक है? कर लेना उस क्वेश्चन को। डिस्टेंस फॉर्मूला देखो, अगली हेडिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। बहुत ही आसान है, आप लोगों को 2D में डिस्टेंस फॉर्मूला आता है। 2 पॉइंट है x1 y1 x2 y2, तो अंडर रूट फॉर्मूला क्या होता था? आधा ही बोल के रुक जाते हैं, कौन बोल ही रहे हैं सब लोग। x1 y1 z1, और दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास? अब पॉइंट कैसे हमारे पास 3D में पॉइंट है, तो z1 और z2 इंट्रोड्यूस हो जाएगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस ab का मतलब हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, बोलो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत इसमें? ये तो हो गई बात नंबर 1। अब बात नंबर 2 कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P x y z, x y z फ्रॉम ओरिजिन से डिस्टेंस पूछ ली सामने वाले ने, ठीक है? तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? OP मतलब O की P से डिस्टेंस, O कौन है यहाँ पे? कोऑर्डिनेट नहीं दिए, इसका मतलब 0 0 0 फिक्स होते ही हैं, P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो फॉर्मूला आगे यही लगाएंगे हम लोग, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का, तो क्या बनेगा फॉर्मूला? कोई दिक्कत इसमें नहीं? कॉपी करेंगे इसको, आगे चलेंगे। देखो अब ये तो बहुत बेसिक बात हो गई, ये तो 11th में खत्म हो गया। अब डिस्टेंस फॉर्मूला का ही आगे जो यूज़ है वो मैं बता रहा हूँ आपको, पॉइंट नंबर 3, ठीक है? अब ये कुछ नई चीज़ें, अब हम लोग अब नई चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो सुनना बहुत ध्यान से। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P x, y, z, आपको पता है ये जो P पॉइंट जैसे ही मैंने लिखा है, यहाँ पे भी जो लिखा था ना, वो स्पेस वाला पॉइंट है, याद करो आप, डायग्राम याद करो, ठीक है? तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम, अब इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट आने वाले हैं। पहला पॉइंट 3 के अंदर 3.1, ठीक है? फ्रॉम एक्स एक्सिस, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। वो ओरिजिन है, ठीक है ना? मैं इधर बना देता हूँ, छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है? ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है? ये आपका P पॉइंट इधर खड़ा है स्पेस में, एक्स वाई जेड, कोई दिक्कत इसमें? इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछी उसने, ये वाली डिस्टेंस। पता इस पॉइंट का नाम क्या हुआ करता था? ए, याद करो, ए x, 0, याद करो। तो अगर इसमें आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हो तो अंडर रूट के अंदर x माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो आपके पास रिजल्ट क्या बचेगा? रिजल्ट बचेगा अंडर रूट में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पता है क्यों? क्योंकि x माइनस एक्स तो 0 हो जाएगा। अरे फॉर्मूला यही लगा रहे हैं हम लोग, इसी के बिहाफ पे वो निकाल रहे हैं। तो किसी पॉइंट P की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाएगी? अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स, खत्म हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक पॉइंट देता हूँ 1, 2, 3, इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, तो अंडर रूट के अंदर सीधा सीधा बताओ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, खत्म क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? सिमिलरली अगर मैं इसी के अंदर वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछता तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अब की बार वाई चला जाता। तरीका वही है ना? प्रूफ नहीं दे रहा अब मैं। और अगर इसी पॉइंट की मैं z एक्सिस से डिस्टेंस पूछता तो अंडर रूट, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब इसी के अंदर 3.2, अगर P पॉइंट की डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम XY प्लेन से अगर पूछ ली जाती
एक्स वाई प्लेन से, आपको पता है प्लेन से डिस्टेंस का मतलब प्लेन के किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी पॉइंट, याद करो। तो देखो आपके पास ये पी पॉइंट यहाँ पे एक्स वाई प्लेन का पॉइंट क्या हुआ करता था, याद करो एक्स कोमा वाई कोमा 0 एल में, याद है वो डायग्राम। तो अगर मैं इस पॉइंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालता हूँ, यानी इस पी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन इसके किसी पॉइंट से निकालता हूँ, तो अंडर रूट के अंदर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अंडर रूट में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सही है क्या, प्लस वाई माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 का होल स्क्वायर, नहीं जेड स्क्वायर। बाहर कौन निकलेगा, सिर्फ जेड, लेकिन जेड नहीं मॉड जेड, याद करो मॉड जेड। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती ना, इसलिए अंडर रूट से जेड इसके बाहर निकलेगा तो मॉड जेड, सही है क्या। तो कितना आसान है ये, देखो किसी ने बोला कि 1 2 3 की एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस बताओ, तो आंसर क्या हो जाएगा, जेड कोऑर्डिनेट आंसर हो जाएगा, खाली 9 नहीं होगा 3 होगा। लेकिन अगर बाय द वे किसी ने यहाँ पे पॉइंट -3 दिया होता 1 2 -3, तो डिस्टेंस मॉड ऑफ -3 यानी +3 देते हैं हम लोग, नेगेटिव डिस्टेंस नहीं देते इसलिए मॉड लगा दिया, कोई दिक्कत इसमें। अगर वाई जेड प्लेन से पूछी होती तो फिर क्या होता, मॉड एक्स, याद करो। और जेड एक्स प्लेन से पूछी होती तो फिर मॉड वाई, कोई दिक्कत इसमें। यानी कि इन क्वेश्चंस के आंसर मैं सीधे गिवन पॉइंट से ही उठा के दे सकता हूँ, बस मुझे नेगेटिव को पॉजिटिव करना है, अगर हो रखा है नेगेटिव तो कोई दिक्कत इसमें। अब देखो ये तो हो गया 3 पॉइंट नंबर 3। इसके बाद पॉइंट नंबर 4, इसको चाहो तो कॉपी कर लो, लिखेंगे पॉइंट नंबर 4। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत, आपकी 12.2 12.3 पूरी इसी पे बेस्ड है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 में मैं लिख रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस। अब क्या क्या एप्लीकेशन इसके हो सकते हैं इसको लेकर के बातें करेंगे, और ये सब बातें आपको आती भी, हालांकि देखो 4.1 में मैं बात करूंगा ट्राइंगल्स की, किसकी, ट्राइंगल्स की। देखो ट्राइंगल जानती हो आप, ये ट्राइंगल होता है, आपको ट्राइंगल के वर्टेक्स दे रखे हैं, 3 वर्टेक्स दे रखे हैं, 1 2 3, तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए सामने वाले ने, और वो पूछ रहा है कि ये कौन से ट्राइंगल के वर्टेक्स है। तो आप कैसे निकालोगे, कैसे पता करोगे कौन से ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं, एक एक बताओ। हाँ तुम बताओ, डिस्टेंस फॉर्मूला, तीनों साइड की लेंथ निकाल लेंगे और फिर कमेंट करेंगे। अगर तीनों साइडों की लेंथ बराबर तो इक्विलेटरल, 2 साइडों की लेंथ बराबर तीसरी की बराबर नहीं है तो आइसोसेलेस, तीनों साइडों की लेंथ अलग अलग तो स्केलेन ट्राइंगल। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला का ही एप्लीकेशन है। तो ट्राइंगल्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक ट्राइंगल बना लेंगे छोटा सा, और यहाँ पे मैं ए बी और सी नाम दे दिया, आपको कोऑर्डिनेट दिए ही हैं सामने वाले ने, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। और इसके अंदर इफ AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, इट इम्प्लाइज, बोलो कौन सा ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, कोई दिक्कत इसमें नहीं। इफ AB इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू CA, अब ये जरूरी नहीं कि मैंने जो लिखा वही साइड इक्वल हो और तीसरे वाले अनइक्वल हो, कोई भी दो इक्वल, कोई भी दो इक्वल, ठीक है, ये दोनों बराबर ये नॉट इक्वल, ऐसा मेरे मैं लिखने में कोई एक लेके चल रहा हूँ। तो कौन सा ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, कोई दिक्कत इसमें, जो भी आप इसको बोलते हो, आइसोसेलेस आइसोस्केल्स। तीसरा है कि AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू CA, इसका मतलब बोलो स्केलिन ट्राइंगल, सही है क्या, ठीक है। अब लेकिन सुनना एक और बात, इफ, सुनना एक मिनट रुको, इफ AB प्लस BC इक्वल टू CA, याद करो, इट इम्प्लाइज राइट एंगल ट्राइंगल, सही है क्या, सही है क्या, बात सही है क्या ये वाली। स्क्वायरिंग करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना, स्क्वायरिंग करो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, कॉपी करेंगे इसको। देखेंगे अब इसी में 4.2 मतलब पॉइंट नंबर 4 की सेकंड सब हेडिंग, ठीक है। अब ट्राइंगल के बारे में बात हो गई, अब बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल की, किसकी, क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। आप लोग पूरा पढ़ के आए हो मुझसे, कहाँ पढ़ा है आपने, सारे क्वाड्रिलेटरल कहाँ पढ़े हमने, पॉइंट के अंदर, याद करो, सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल में कहीं आगे पढ़ा है हमने,
ठीक है, तो वीडियो लेक्चर देखना, आप पता चलेगा आपको, पढ़ाया था मैंने, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो नंबर 1 पे अगर मैं बात करूँ 4.2 में ए पॉइंट अगर लेता हूँ, जैसे मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बना दूँ मैं, है ना, सबके लिए कॉमन क्वाड्रिलेटरल बना दिया मैंने, और ये ए बी सी डी ये सब क्या हो गए, वर्टेक्स हो गए, 4 साइडें होंगी ए बी बी सी सी डी और डी ए, और 2 क्या हो गए इसके डायगोनल ए सी और बी डी। तो अगर पॉइंट नंबर ए में यहाँ नीचे लिखता हूँ थोड़ा, ए पॉइंट, इफ ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए एंड ए सी इक्वल टू बी डी, तो क्या बनेगा, बहुत बढ़िया, क्या बनेगा, चारों साइडें बराबर और डायगोनल भी इक्वल, तो क्या बनेगा, ये साइडें कैसे बराबर करोगे आप, डिस्टेंस फार्मूला से, ये पॉइंट और ये पॉइंट दिया है, दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकालोगे तो साइड की कोई लेंथ आएगी, सही है क्या, ऐसे सारी साइडों की लेंथ निकाल के चेक करेंगे कि सब इक्वल है या नहीं। सेकेंड, इफ ए बी इक्वल टू सी डी एंड, ठीक है, बी सी इक्वल टू ए डी, समझ गए होंगे, एंड क्या रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते, पक्का चेक करो एक बार, होते हैं 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट, है ना, एंड ए सी इक्वल टू कितना, बी डी, तो क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल हो जाएगा। जस्ट पॉज द वीडियो प्लीज, ठीक है ना। देखो पॉइंट नंबर सी, ठीक है, इफ ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए एंड ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, क्या बनेगा, रोम्बस, बहुत अच्छे, ठीक है। हालांकि इतना आगे नहीं पूछेगा आपसे, वो इन दोनों पे ही रह जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पैरेललोग्राम पे रहेगा, ठीक है, ये वाला नहीं पूछेगा। इफ ए बी इक्वल टू सी डी कॉमा बी सी इक्वल टू ए डी एंड ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के भी डायगोनल इक्वल थोड़ी होते हैं, अनइक्वल होते हैं, याद करो, ठीक है ना, कॉपी करो इसको। डिस्टेंस फॉर्मूला का एक लास्ट पॉइंट, ठीक है, देखो कंडीशन फॉर क्या लिखा, कोलिनियरिटी, कोलिनियर होने का मतलब सारे पॉइंट एक लाइन में होना, तो देखो वो आपको 3 पॉइंट देगा, कितने पॉइंट देगा, 3 पॉइंट देगा, और बोलेगा कि चेक करो कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे कहीं पे इस लाइन पे पहला पॉइंट डाल दिया आपने, यहाँ पे कहीं पे बी पॉइंट, और तीसरा पॉइंट किधर भी ले लो, आपको चेक करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला चेक करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा, डिस्टेंस फार्मूला और कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, तीनों लेंथ निकालेंगे, तीनों लेंथ मतलब ए की बी के बीच से डिस्टेंस, ए बी की डिस्टेंस निकाल लिया, फिर बी की सी के बीच की डिस्टेंस निकाली, बी सी निकाल लिया और सी ए निकाल लिया, कोई दिक्कत इसमें, बोलो नहीं। अब आप क्या करोगे, आपने तीनों डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकाली, ये डिस्टेंस निकाली, और इन दोनों के बीच की टोटल लेंथ निकाल ली। अगर आपकी लेंथ ए बी और बी सी का सम इक्वल होगा किसके, सी ए के, तो इसका मतलब कोलिनियर हो रहे पॉइंट, चेक करो, ठीक है। इसमें मैं ट्राइंगल वाला फॉर्मूला अभी नहीं बता रहा, वो आपने वहाँ पे पढ़ा जरूर है, बट आप यहाँ पे 3D में इससे चलेंगे, समझ में आ रहा है। हालांकि कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी के आपके पास कम से कम 5 से 6 तरीके होते हैं, बट उसमें से डिस्टेंस फॉर्मूला हमने अभी तक पढ़ा, तो ये लेके चल रहे हैं, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी ए, आए समझ में, ठीक, दिखानी हो चालू करो, वो लिख लिया वो वाला कोलिनियरिटी वाला लिख लिया ना, ठीक है, फिर भी अभी मैं उसको रहने देता हूँ। लिखेंगे अगली हेडिंग, सुना सुना सा नाम है सेक्शन फॉर्मूला, सुना है क्या हमने, याद करो, एम इंटू बाद वाला एन इंटू पहले वाला अपॉन एम प्लस एन, सही है क्या, सेक्शन फॉर्मूला। लेकिन इसको थोड़ा मैं एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा, ठीक है, थोड़ा आगे तक लेके जाऊँ। इसके अंदर सेक्शन फॉर्मूला हम जानते हैं कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का, पहला होता है इंटरनल सेक्शन और दूसरा क्या होता है, ठीक है। अभी मैं फिलहाल इंटरनल सेक्शन की बात कर रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनना। 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला कोई लाइन सेगमेंट है, पहले वाले पॉइंट का नाम है x1, y1, z1, दूसरे वाले पॉइंट का नाम है x2, y2, z2। दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट पर कहीं पर भी, क्या बोला मैंने, कहीं पर भी, जरूरी नहीं कि सिर्फ बीच में हो, कहीं पर भी, यहाँ पे एक पॉइंट सी ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट मैंने थोड़ी देर के लिए x, y, z बोल दिया, कोई दिक्कत इसमें। ये सी पॉइंट इस लाइन सेगमेंट ए बी को m/n में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, m/n में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो सामने वाला आपसे सी के कोऑर्डिनेट पूछेगा, क्या पूछेगा, सी के कोऑर्डिनेट। तो देखना मैं सी के कोऑर्डिनेट कैसे लिख रहा हूँ, आपके पास सी के कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट
सी, ठीक है। इसका पहला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो x हो जाएगा x इक्वल टू m इंटू बाद वाला प्लस n इंटू पहले वाला अपॉन, कोई दिक्कत इसमें, m इंटू बाद वाला। देखो x के करस्पॉन्डिंग x का ही यूज करके फॉर्मूला लिखा है मैंने, ठीक है। सिमिलरली y क्या हो जाएगा, कॉमा लगा दिया, y हो जाएगा m/2 प्लस अपॉन, याद आ रहा है कुछ, m इंटू बाद वाला प्लस n इंटू पहले वाला अपॉन m प्लस n। सिमिलरली अगर आपसे z पूछेंगे तो z क्या हो जाएगा, mz2, पूछेंगे कि आपको तीनों ही निकालना पड़ेगा ना एक साथ, तभी पॉइंट बनेगा, नहीं आ समझ, ठीक है ना, तभी पॉइंट बनेगा। अगर ये पॉइंट C एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होता तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल, समझ लेंगे पहले इसको, सिर्फ 5 मिनट और लूंगा आपके में, एक्सटर्नल डिवीजन। तो डायरेक्ट लिख दूँ, अब फोटो नहीं बना रहा मैं, x इज इक्वल टू क्या जाएगा, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, क्या हो जाएगा, पूरे फॉर्मूले में जहां भी प्लस है बीच में वहां माइनस लगा दो, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट हो गया, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा my2 अपॉन कमा z हो जाएगा अपॉन m माइनस, ठीक है। ये तो हो गई एक प्रोफाइल क्वेश्चंस की, जिसमें आपको पॉइंट A और पॉइंट B सामने वाला देगा, आपको रेशो भी सामने वाला देगा, क्या बोला मैंने, रेशो भी सामने वाला आपको देगा, और आपको क्या फाइंड करना रहेगा, सिर्फ C पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो ये अब सामने वाले ने क्या बोला, आपको A पॉइंट दे दिया, B पॉइंट दे दिया, C पॉइंट भी दे दिया, और रेशो पूछा, क्या पूछा, रेशो। तो इसके अंदर पॉइंट नंबर 3 है ना, इसी का पॉइंट नंबर 3, इफ रेशियो इज आस्क्ड, if ratio is asked in question, then याद करो, we take ratio is k raised to 1 lambda raised to 1 whatever you want, बोलो क्या लिखें, lambda raised to 1, ठीक है। ये आपको अज्यूम करना है, फिर फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा, सही है क्या, ठीक है। इसी के अंदर यहीं पे ना एक स्टार लगा के बाद लिख रहा हूँ, इफ लेमडा इज पॉजिटिव, लेमडा इज पॉजिटिव, लेमडा अगर पॉजिटिव हुआ तो रेशियो पॉजिटिव हुआ, नहीं आ समझ में, 1 तो पॉजिटिव है ना, ठीक है। तो अगर लेमडा पॉजिटिव आया तो कौन सा सेक्शन, इंटरनल सेक्शन होगा, फिर समझ में आया, इंटरनल सेक्शन होगा, क्या होगा, इंटरनल सेक्शन। और अगर इफ लेमडा इज नेगेटिव तो एक्सटर्नल सेक्शन होगा, याद रहेगा ये बात, ठीक है। पॉइंट नंबर इसमें 4, सही है ना। अब सुनना बहुत ध्यान से, ये तो बहुत बेसिक बातें हो गई। अब हम प्लेन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, किसको ले रहे हैं हम, प्लेन को ले रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 4 में थोड़ी थ्योरी है, चलो यहाँ तक लिख लो, फिर एक थोड़ी सी थ्योरी में बोलता हूँ, फिर चलते हैं आगे, ठीक है। लिखेंगे पॉइंट नंबर 4 में, लिखेंगे इफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, इफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स A x1 y1 z1 बोर्ड पे लिखा है, कॉमा B A x1 y1 z1 कॉमा B x2 y2 z2, क्या लिखा, इफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय, लिखो आगे, इज डिवाइडेड बाय, बस डैश करके इधर आ जाओ, ठीक है। अब समझना, इसी में 3 क्वेश्चन में करा रहा हूँ, 3 क्वेश्चन से आपका सब हो जाएगा। देखो 4.1 सुनना बहुत ध्यान से, इज डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लेन, पहली हेडिंग क्या लिख दी मैंने, इज डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लेन, आप बाद में लिख लेना, ठीक है, खत्म होने वाला है, बस 2 मिनट और चाहिए मुझे। तो देखो मैं फोटो बना रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये आपका लाइन सेगमेंट है, कैसा भी हो सकता है, आड़ा टेढ़ा पेड़ा, इस तरीके से, जैसे वहाँ पे ऐसे बनाते हैं ऐसे बना दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, A x1 y1 z1, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, B के x2 y2 z2। देखो अभी तक क्या हो रहा था ना, लाइन सेगमेंट को पॉइंट डिवाइड कर रहा था, अब प्लेन डिवाइड कर रहा है, क्या बोला मैंने, प्लेन लिखा ना, एक्स वाई प्लेन डिवाइड कर। तो मैं यहाँ पे एक प्लेन बना रहा हूँ, ये कुछ एक प्लेन है ना, ये थोड़ा सा इंक्लाइन तरीके से मैंने बनाया, ठीक है, समझ पा रहे हो। देखो ये आपका प्लेन है ना, ये लाइन सेगमेंट है, दिख रहा है, ये लाइन सेगमेंट को प्लेन ने डिवाइड कर दिया, तो ये कुछ रेशियो होगा, ये वाला रेशियो होगा ना कुछ, और ये पॉइंट होगा। अब देखो ये पॉइंट कौन होगा, सुनना बहुत ध्यान से, एक्स वाई प्लेन का पॉइंट याद करो आप, x, y, 0, याद आया, ठीक है। और आपको रेशियो नहीं दिया है, सामने वाले ने बोला है
कि इफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लेन देन फाइंड रेशियो। आया समझ में? आपको ये पॉइंट भी नहीं दिया, ये पॉइंट आपको मानना पड़ेगा खुद ही, ठीक है। और रेशियो अगर नहीं दिया है और रेशियो मुझसे पूछा है तो मैं उसको λ/1 ही लूंगा, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है इसमें? रेशियो। ये पॉइंट अननोन ही है आपके लिए पूरा, एक्स अननोन, वाई अननोन और जीरो तो जानते ही हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप रेशियो ऐसे निकालोगे, सुनना बहुत ध्यान से, आप रेशियो निकालोगे इसके करस्पॉन्डिंग, जीरो के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला कोई सा भी लगा दो, इंटरनल एक्सटर्नल, मैं इंटरनल लगा रहा हूँ, तो जीरो के करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो लेमडा इंटू बाद वाला किसके करस्पॉन्डिंग लगा रहे हैं? जेड के करस्पॉन्डिंग, तो लेमडा इंटू जेड, सही क्या? लेमडा इंटू Z2 प्लस 1 इंटू, बोलो 1 इंटू Z1 मतलब Z1 डिवाइडेड बाय कितना? लेमडा प्लस 1। ये जीरो में चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करती है तो क्या बचेगा आपके पास? लेमडा Z2 प्लस Z1 इक्वल टू 0, सही है क्या? आपका पर्पस क्या है? लेमडा निकालना, तो लेमडा क्या हो जाएगा? लेमडा इक्वल टू Z1 उधर गया माइनस का हो जाएगा, और Z2 से आपने बाद में क्या कर दिया? आएगा समझ में? यानी कि आपको अगर 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं और सामने वाले ने सिर्फ इतना बोला है कि एक्स वाई प्लेन इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है λ/1 में, तो लेमडा बताओ किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो रेशियो बताओ। रेशियो क्या निकालोगे पता? डायरेक्ट आप माइनस में ए का जेड कोऑर्डिनेट अपॉन बी का जेड कोऑर्डिनेट, क्वेश्चन खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? लेकिन ये एक्स वाई प्लेन के केस में हुआ। अगर सामने वाले ने 4.2, सुनना बहुत ध्यान से, 4.2 दे दिया, 4.2 है ना, YZ प्लेन दे दिया है ना, वो XY प्लेन था, YZ प्लेन दे दिया। YZ प्लेन के केस में बहुत ध्यान से सुनना, अगेन फोटो बना दी मैंने। ये कौन है? A x1 y1 z1, B x2 y2 z2, और ये प्लेन का नाम क्या है? बोलो। ये YZ प्लेन है आपका, इसका पॉइंट क्या हो जाएगा? 0, y, z, और रेशियो क्या हो जाएगा? λ/1, ठीक है। अब आप सेक्शन फॉर्मूला किसके करस्पॉन्डिंग लगाना चाहते हो? x के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि x जीरो है, जो जीरो है उसके करस्पॉन्डिंग लगेगा, तो जीरो के करस्पॉन्डिंग यानी x के करस्पॉन्डिंग, तो लेमडा इंटू x2, सही है क्या? प्लस 1 इंटू x1 यानी सिर्फ x1 डिवाइडेड बाय कितना? लेमडा प्लस 1। ये जीरो में चला गया तो लेमडा कितना दिखेगा? अगेन माइनस में x1 अपॉन, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। हालांकि ये ट्रिक बन जाती है आगे जाके, आपको ट्रिक ही नहीं करना है, आपको प्रॉपरली इस तरीके से फोटो बना के दिखाना है, सेक्शन फॉर्मूला लगा के 2 स्टेप लिखना है खाली, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज ZX प्लेन, सही है क्या? तो ZX प्लेन के केस में फोटो कुछ ऐसी बनेगी, इसका नाम है A, बात नहीं, x1 y1 z1, ये आपका XZ प्लेन हो जाएगा, यहाँ पे ये λ/1 हो जाएगा। XZ प्लेन के नाम पे क्या हो जाएगा? बोलो। x, 0, z, ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x2 y2 z2, तो जीरो के करस्पॉन्डिंग लगाएंगे, 0 इक्वल टू लेमडा इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन लेमडा प्लस 1। इट इम्प्लाइज आगे जाके क्या हो जाएगा? लेमडा इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है? अगेन लेमडा अगर पॉजिटिव आया तो आंसर इंटरनल सेक्शन होगा, और अगर अब एक बच्चे के मन में ये चल रहा है कि सर हर जगह तो माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब हर बार एक्सटर्नल, नहीं, ऐसा नहीं बेटा। अगर ये इनमें से कोई एक नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव लेमडा पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? रटना नहीं है ऐसे कि हर जगह नेगेटिव आ रहा है, ये तो फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं तो नेगेटिव बन रहा है, सही है क्या? अब एक 12th की चीज़ और सिखाता हूँ, क्योंकि वो इसी का पार्ट है, वहाँ पे भी सिखानी पड़ेगी। ये वाला इतना कॉपी कर लिया था ना, ये वाला सिर्फ, ठीक है। देखो एक लास्ट बात हो, अभी तक हम बात कर रहे थे प्लेन्स की, किसकी? तो प्लेन में हमने XY प्लेन पढ़ लिया, YZ प्लेन पढ़ लिया, ZX प्लेन पढ़ लिया, ठीक है ना। अब ऐसा भी तो प्लेन होता होगा ना जिसमें x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों का ही इस्तेमाल हो रहा हो। अरे जैसे अगर XY प्लेन हुआ तो इसमें तो सिर्फ 2 एक्सिस का इस्तेमाल हो रहा है, तीसरी एक्सिस चुपचाप है। अगर YZ प्लेन हुआ तो इसमें y एक्सिस और z एक्सिस का यूज हो रहा है, x चुपचाप है, उसका कोई यूज नहीं है। मैंने ये तीनों प्लेन जो है ना, ये 2 एक्सिस से मिलके बने। ऐसे भी तो प्लेन होते होंगे ना दुनिया में जिसमें तीनों ही एक्सिस का इस्तेमाल होता होगा, यानी कि वो ऐसे चिपके हुए नहीं होंगे, वो स्पेस में ऐसे कहीं पे होंगे प्लेन, ठीक है। तो उसकी इक्वेशन यहाँ पे लिख दूँ क्या? मैं ऊपर एक स्टार लगा के लिख रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है हमारे पास ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू, कोई दिक्कत इसमें? ये देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा स्ट्रेट लाइन की तरह ही है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। वहाँ पे क्या होता था? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। क्यों आई, कैसे आई, सब 12th में आएगा समझ में, अभी नहीं आएगा। तो इस सेक्शन फॉर्मूला के रिगार्डिंग ही एक छोटी सी बात हो रही, पॉइंट नंबर 4.4, सही है क्या? ठीक है। तो
line segment joining 2 points is divided by plane ax plus by plus cz plus d इक्वल टू 0। अब की बार ऐसा हो गया, यानी कि फोटो कुछ ऐसी बन रही है, आपका ये a पॉइंट है x1 y1 z1, ये b पॉइंट आपका यहाँ पे x2 y2 z2, और ये जनरल प्लेन है, ये ना xy प्लेन है, ना yz प्लेन है, ना zx प्लेन है, ये कोई जनरल प्लेन है जिसका नाम क्या है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, और रेशियो अभी भी λ/1 ही है, लेमडा फाइंड ही करना है हमें अभी भी। तो इसके केस में लेमडा निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, लेमडा इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ, क्या किया मैंने, माइनस लगाया और एक बीच में डंडी खींच दी, डंडी खींचने के बाद इस प्लेन में मैंने पहला पॉइंट रखा, तो x1 y1 z1 प्लेन के अंदर रखेंगे तो क्या हो जाएगा ax1, कोई दिक्कत इसमें, डिवाइडेड बाय सेकेंड पॉइंट को प्लेन में रख दो, सही है क्या, तो रेशियो इस केस में ये हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अभी प्लेन की बात चल रही है, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन पे आ गए हम लोग। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन में अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, सामने वाला आपसे ये पूछ सकता है कि इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, देखो इधर, नहीं 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 नहीं, देखो ये कौन x, ये कौन, ये कौन, x और y से मिलके ये प्लेन बन रहा है, दिख रहा है, इस प्लेन की इक्वेशन पूछेगा सामने वाला है, तो इस प्लेन की इक्वेशन होगी z इक्वल टू 0, इस प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, और yz प्लेन एक्स वाई yz प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू 0, zx प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू, तो ये सारी बातें कहीं लिख दूँ मैं, इसके बाद लिखा देता हूँ, कॉपी करो इतना, लिखेंगे नोट, एक नोट लिखेंगे, नोट में पॉइंट नंबर 1, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन लिखेंगे z इक्वल टू 0 और बॉक्स कर देंगे इसको, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन z इक्वल टू 0। सेकेंड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ yz प्लेन x इक्वल टू 0, ठीक है ना। सीक्वेंस कैसे चलती है हमारी, एक्स वाई yz zx, ठीक है, z इक्वल टू, सॉरी क्या बोला, x इक्वल टू 0, ठीक है, बोर्ड पे लिखा है ना, देख लेना आराम से। और इक्वेशन ऑफ zx प्लेन, इसको कुछ लोग xz प्लेन भी बोलते हैं, आगे पीछे लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, y इक्वल टू 0, ठीक है, हो गया ख़त्म, ठीक है ना। अच्छा एक मिनट, एक पॉइंट और लिख लो, छोटा सा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, नोट नंबर 4, देखो सुनना बहुत ध्यान से। जैसे आपको सामने वाले ने 2 पॉइंट दे रखे हैं, 2 पॉइंट है आपके पास गिवन, एक कोई पॉइंट है जो अननोन है, वो अननोन पॉइंट दिए गए दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है, यानी फोटो कुछ ऐसे समझो कि ये P पॉइंट है जो अननोन है मेरे लिए, x, y, z, ठीक है, ये 2 पॉइंट मेरे पास ऐसे हैं यहाँ पे, ये पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है जो मेरे लिए गिवन पॉइंट है, ये गिवन पॉइंट है आपके पास A और B, कुछ कोऑर्डिनेट इनके दिए हैं, और उस सामने वाले ये कह रहा है कि ये P पॉइंट जो है ना, ये A से और B से इक्वी डिस्टेंट है, तो इसका मतलब आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे PA इक्वल टू PB, नहीं आया समझ, PA इक्वल टू PB, यानी P की A से डिस्टेंस और P की B की डिस्टेंस बराबर है, और इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, डिस्टेंस फार्मूला लगा के, डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो दोनों तरफ अंडर रूट आएगा तो स्क्वायरिंग होगी, स्क्वायरिंग होगी तो कुछ टर्म्स कटेंगी, पिटेंगी, बचेंगी, जो आंसर आ जाएगा, सही है क्या। तो पॉइंट नंबर 4 लिख लेना कि इफ अ पॉइंट P ब्रैकेट में x, y, z, इफ अ पॉइंट P इज equidistant from 2 given points A and B, 2 given points A and B, then ये फोटो बना के ये बात लिख लेंगे और इसको बॉक्स कर देंगे, देन दिस, फोटो बनाएंगे पहले साइड में छोटा सा एक, हो गया, बोलो बन गया ना। पॉइंट नंबर 5, अब पॉइंट से याद आते जा रहे हैं मुझे, पॉइंट नंबर 5, मुझे नहीं पता आपको 11 में इनकी जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, बट फिर भी लिख लो, हेडिंग लिखेंगे मिड पॉइंट और समझेंगे इस बात को।
जैसे आपके पास दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक लाइन सेगमेंट है, ए के कोऑर्डिनेट आपको सामने वाले ने दिए हैं x1 y1 z1, बी के दिए हैं x2 y2 z2, कोई दिक्कत इसमें, सामने वाले ने दिए, और उसने बोला है कि c जो है ना वो मिड पॉइंट है किसका, a और b का, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, फोटो कुछ ऐसी बनेगी। तो c के कोऑर्डिनेट बताओ, तो c के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा c का x1 प्लस x2 अपॉन 2, याद करो मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये c का पहला कोऑर्डिनेट है। फिर c का सेकंड कोऑर्डिनेट y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, और c का तीसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, z1 प्लस z2 अपॉन 2, कोई दिक्कत इसमें नहीं। इसके बाद एक पॉइंट नंबर 6 लास्ट, बस लास्ट नहीं, बहुत हो गया। अब देखो एक छोटा सा ट्राइंगल बना रहा हूँ, ये ट्राइंगल है, इसके कोऑर्डिनेट है आपके पास x1 y1 z1, b के कोऑर्डिनेट है आपके पास x2 y2 z2, और c के कोऑर्डिनेट है x3 y3 z3, और यहाँ पे कहीं पे इनका सेंट्रोइड है, ट्राइंगल का क्या है, सेंट्रोइड x, y, z। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट याद करो, आपने पढ़े, तो सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y क्या हो जाएगा, लेकिन इसमें z भी है तो z भी निकालना पड़ेगा, कोई दिक्कत इसमें, सही है, कॉपी कर लेंगे, चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है ना, कॉपी कर लो, बस बंद कर दो।